वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं AMU BSc नर्सिंग के फ़िज़िक्स के PYQs को। और हम लोग यहाँ पर कितने से कौन से ईयर तक के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 2020 से 2025 तक, लास्ट ईयर तक के क्वेश्चंस को यहाँ हम सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब फ़िज़िक्स के सारे क्वेश्चंस। कल आ जाएगी आपकी कल तक केमिस्ट्री की। ओके, कल तक हम केमिस्ट्री की डालेंगे, आज हम फिज़िक्स की डाल रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। एंड अगर चैनल पर नए हो और चैनल पर नहीं देखा है क्या क्या वीडियोस आ चुकी हैं, बहुत सारी नर्सिंग की वीडियोस आ चुकी हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वीडियोस आ चुकी हैं, बायो के PYQs आ चुके हैं 2021 से 25 तक। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस पर अपलोडेड हैं, आप लोग जा करके देख सकते हो। रिसेंटली अपलोड करिए एंड प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है। ओके, तो आप लोग जा करके देख सकते हो। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है अ सैटेलाइट A ऑफ मास m इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एक सैटेलाइट A है जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ से कितना दूर है, स्मॉल r डिस्टेंस दूर है। अनदर सैटेलाइट B, ये मास m की है और दूसरी सैटेलाइट 2m की है, इज़ एट द डिस्टेंस 2r पे है फ्रॉम द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर से। ठीक है, ये सरफेस से है और ये अर्थ के सेंटर से 2r है, मतलब दोनों का डिस्टेंस अगर सरफेस से देखें r आ रही है। ठीक है, देयर टाइम पीरियड्स आर इन द रेशियो, तो टाइम पीरियड उसने पूछा और हमें क्या पता है, t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। करेक्ट, तो t² जो होता है हमारा डायरेक्टली r³ के प्रोपोर्शनल होता है, तो t को हम लिख सकते हैं r की पावर में 3/2 और r अपॉन में 2r का होल क्यूब लिख सकते हैं, t1 अपॉन t2। ठीक है, तो r अपॉन में r तो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या नाम है, ये जो स्क्वायर था इसका 3/2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 की पावर में 1 + 1/2 ही तो है, तो 1/2 √√2 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन, ये 2020 से 21 का पेपर हम कर रहे हैं। फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन, फोटो करंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पर या इंटेंसिटी पर। तो फोटो करंट हमारा डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर, ऑप्शन नंबर बी पर। क्वेश्चन 3, 2 लीनियर SHMs ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड A एंड ओमेगा और 2 ओमेगा उसकी फ्रिक्वेंसीज हैं, आर इम्प्रेस्ड ऑन अ पार्टिकल x एंड y एक्सिस ऑफ रिस्पेक्टिवली फॉर अ इनिशियल फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस इनिशियली π/2 है, द रिजल्टेंट पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज, अगर π/2 है तो जो रिजल्टेंट पाथ इसका होगा वो पैराबोला होगा विद वर्टेक्स 0,a। ठीक है, तो वर्टेक्स 0,a के साथ और इसका वो होगा a/√2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमको दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। मैक्सिमम एनर्जी का फॉर्मूला हमें कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को, जैसे कि हमें पता है c की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसकी और इसकी करके, और यहाँ से जो मैक्सिमम एनर्जी का फ्लो आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से हमको दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी वो 31.25 आएगी। कैसे आया ये आंसर, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन ही हमको एनर्जी फ्लो दे देता है, तो सिंपली हमको इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, LCR सर्किट है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है और रेजिस्टर दे रखा है, तो हमसे फेज डिफरेंस वो पूछ रहा है ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट विल बी। तो वोल्टेज और उसके बीच में जो वो होगा फेज डिफरेंस होगा LCR सर्किट में, वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि VL और VC का जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो VL और VC कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दे रखा है, दोनों ही बराबर दे रखे हैं LCR सर्किट में, दोनों ही बराबर दे रखे हैं। और जब ये बराबर होते हैं तो रेजोनेंस की कंडीशन होती है, तो हम सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर ही वोल्टेज आ रहा होता है, उसी के ऊपर ही करंट आ रहा होता है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब 0 डिग्री एंगल बना रहे होंगे एक दूसरे से। A ball of mass 0.1 kg makes an elastic head-on collision with a ball of unknown mass that is initially at rest.
दूसरी बॉल कैसी है, रेस्ट पर है। इफ़ द 0.1 kg बॉल रिबाउंड्स एट 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड देन द मास ऑफ द अदर बॉल विल बी। तो कुछ नहीं करना है, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 करना है, जिससे हमको क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा। मास निकलेगा हमारा 0.2 kg। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, वे सिम्बल्स के पास उसका यूजुअल मीनिंग है। तो बी स्क्वायर, बी को तो हम एफ आई एल से लिख सकते हैं, सॉरी एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल से हम निकाल सकते हैं बी की। और म्यू नॉट की कैसे निकालेंगे, बी के सामने रख करके, तो बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ना, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आर, 2r से भी एक फॉर्मूला होता है, तो वहाँ से भी हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली b के टर्म्स में एक b तो कैंसिल ही हो जाएगा जब हम इसको निकालेंगे। म्यू नॉट को रख देंगे इधर की तरफ और b की वैल्यू एक कैंसिल हो जाएगी, एक b को हमें निकालना पड़ेगा, f इज इक्वल्स टू बी आई एल करके। तो और ये एकदम एनर्जी के बराबर हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी m1l-1 t-2। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में है कि 4 रेजिस्टेंस जनरेट्स ग्रेटेस्ट अमंग द अमाउंट ऑफ हीट व्हेन अ करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी in the following circuit, which of the 4 resistance generate greatest amount of heat। सबसे ज़्यादा amount of heat किस में आएगा, जब ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ हीट कब आए, किस में आएगा, ए से बी में जाने पर कौन से वाले रेजिस्टेंस में आएगा, जिसका रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या नाम है, देखो ये सीरीज़ में है और ये सीरीज़ में है, ठीक है, और ये सीरीज़ में ये क्या लिखा हुआ है, आर की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 यहाँ पर हो जाएगा, 4 5 6 यहाँ हो जाएगा, वहाँ 3 हो जाएगा। और हीट क्या होती है, v²/r के प्रोपोर्शनल होती है, और r अगर जिसका कम आ रहा होगा उसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है, और जिसका मेजरली r जो है कम आ रहा होगा उसमें जो है हीट आपकी कम फ्लो होगी। और एक फ्लो करने का फॉर्मूला होता है हीट का, I²RT भी होता है। सिंस द सेम करंट फ्लोज थ्रू R एंड S, दोनों में ही हमारा सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो S नहीं R ज़्यादा क्या रहेगा, जनरेट करेगा हीट। जैसे कि ये 2 ओम है और ये 1 ओम है, तो आई थिंक R को नहीं S को ज़्यादा हीट देनी चाहिए, क्योंकि S के पास हाईएस्ट रेजिस्टेंस है ब्रांच में। सीरीज़ में हम कैसे कंपेयर करेंगे, I²RT से, तो R बड़ा होना चाहिए तो I भी बड़ा होगा, तो हीट भी ज़्यादा आएगी। हीट ज़्यादा आएगी दैट मीन्स 2 ओम वाले में हीट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। पैरेलल में हम कंपेयर करेंगे तो R के टर्म्स में कर लेंगे, ठीक है, कम वाले के टर्म्स में। और अगर हम सीरीज़ में देखेंगे तो H इज इक्वल्स टू I²RT से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अ शिप मूव्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर, एक फिश मूव कर रही है फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ। डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 3% मोर देन दैट ऑफ द फ्रेश वाटर, देन द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द शिप इन द सी वाटर विल बी। बॉयंट फोर्स कितना लगेगा फिर उसके ऊपर, तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड। क्यों रिमेन अनचेंज्ड क्यों रहेगा, क्योंकि वेट ऑफ द शिप डज नॉट चेंज व्हेन मूविंग फ्रॉम फ्रेश वाटर्स टू सी वाटर। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल अगर हम देखें ना, बायोनेंट फोर्स हमेशा इक्वल रहता है टू द वेट ऑफ द शिप। द बायोनेंट फोर्स मस्ट रिमेन द सेम टू कीप इट अफ्लोट। अफ्लोट कराने के लिए तो बायोनेंट फोर्स सेम रहेगा, रिमेन अनचेंज्ड हो जाएगा। A balloon has a mass of 10 gram in air. Air escapes from the balloon at a uniform rate with a velocity 5 centimeter per second, and the balloon shrinks completely in 2.5 seconds. The average force acting on the ball will be। बलून पर कितना फोर्स लग रहा होगा, टाइम भी दे रखा है हमें उसका। फोर्स जो होता है mv/t, मतलब
मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है, m की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है और t की वैल्यू दे रखी है। तो क्या हम फोर्स निकाल सकते हैं? फोर्स हमारा निकल आएगा 29 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अ सबशेल विद n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 3 विल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे 2 × 2l+1 फॉर्मूले से करोगे कैलकुलेट। आई थिंक दिस इज़, हाँ यहाँ से ये स्टार्ट हो गई है, यहाँ से ही 10 क्वेश्चन आर 40 है ना। जैसे ये वाला यहाँ तक हमारी फिज़िक्स थी, ये हमारी केमिस्ट्री है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वही मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये केमिस्ट्री जैसा क्वेश्चन क्यों है। ठीक है, ये पूरा नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशनल फार्मूला इज़ करेक्ट फॉर डिके कांस्टेंट? डिके कांस्टेंट के लिए कौन सा बराबर होगा? देखो डिके कांस्टेंट हमारे सिलेबस में से तो नहीं है, तो आने के चांसेस कम है, बट आ भी सकता है। तो t-1, ऑप्शन ए, इसको डायरेक्ट याद कर लो। इसकी इक्वेशन एक बार नज़र दिखा देती हूँ। n इज इक्वल्स टू n0 e की पावर में माइनस वेवलेंट इंटू टी। तो t की वैल्यू जो आती है, डिके कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है, ये जो डिके कांस्टेंट लैम्डा को कह रहे हैं, जो कि इन्वर्स ऑफ t के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। उसके बाद अगर अल्फा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, r इज़ द रेंज, h इज़ द मैक्सिमम हाइट, टाइम इज़ द t ऑफ द फ्लाइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? इनमें से क्या चीज़ करेक्ट होगी? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यस, ए। tan alpha is equals to 4h upon r while considering the motion of an object under the gravitational influence पर अगर हम देखें of another object, the quantity जो कंजर्व नहीं रहती है, देखो हमारी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन कभी भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद दिस इज़ द क्वेश्चन, यस दिस इज़ SHM का क्वेश्चन है। तो SHM में इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, इसके आगे भी ये क्वेश्चन है ना, यस हाँ, तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं अच्छे से, बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। यहाँ पर लिखा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज़, इसने हमको टाइम दे रखा है और इसने हमसे क्या पूछ लिया है? डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है। हमको x के टर्म्स में 5 cos और 2 पाई t है ना, ये t तो हमको दे रखा है ना, यहाँ पर रख सकते हैं ना हम। तो इक्वेशन जब हम ये 2 पाई t को रखेंगे ना, जिससे हम इजीली पाई को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, तो जब इक्वेशन में रखने के बाद t को, तो आएगी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी cos π/4। ठीक है, अब π/4 कितना हो जाएगा? 180/4 करेंगे, cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2 आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी थी, बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द शेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द शेल के बारे में ऑप्शन पूछ रहा है। थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कांस्टेंट रहती है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ इस तरीके से ग्राफ रहता है। वोल्टेज अप्लाइड ऑन द कैपेसिटर इज डबल्ड, वोल्टेज को क्या कर दिया गया? डबल कर दिया गया। ठीक है, नहीं सॉरी, वोल्टेज अप्लाइड ऑन द कैपेसिटर, हाँ सही तो है, कैपेसिटर पर ही तो वोल्टेज को डबल किया गया है। तो क्या चीज़ हो जाएगी? Q इज इक्वल्स टू CV होता है ना। तो अगर V को डबल कर रहे हैं तो Q को भी डबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। C रिमेन्स द सेम और Q डबल हो जाएगा। ठीक है, C पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पेयर से -2 एम्पेयर में चेंज इन टाइम इज 0.05 सेकेंड, EMF आपको 8 वोल्टेज दे रखा है, इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, देन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन विल बी। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कैसे निकालेंगे? EMF जो होता है -L di/dt के बराबर होता है। di/dt के टर्म्स में हमको ये वैल्यू दे रखी है -2
प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस का 4 हो जाएगा, अपॉन में टी दे रखा है, माइनस का एल, माइनस माइनस बाहर आकर के प्लस हो जाएगा, और एल की वैल्यू हमें निकालनी है, ई की वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 0.1। इन अ टीवी रिमोट विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यूज़ की जाती है। टीवी के रिमोट में कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ किया जाता है। 38, टीवी के रिमोट्स में हम यूज़ करते हैं इंफ्रारेड रेस का। एन इलेक्ट्रॉन, अ प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। सबका मोमेंटम क्या है, सेम है, लेकिन मास तो डिफर करेगा। विच वन हैव मिक्स, नहीं लेकिन देखो, नहीं, सबके पास सेम हो जाएगी। सबके पास सेम क्यों हो जाएगी बताओ, क्योंकि भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, एच इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन में, सॉरी, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में पी होता है। अगर यही सबका सेम है तो लेमडा भी तो सबका सेम है, क्योंकि एच की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें तो 3 की पावर 3 करके अपॉन में ये 13 दे रखा है ना, और ये 125 और अपॉन में 52 दे रखा है। तो देखो 125 ये रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस टू दैट ऑफ इसका दे रखा है हमको। तो 125 डिवाइड बाई 27 की पावर में 1/3 करेंगे, यहाँ से रेशियो आ जाएगा हमको 5:3। इसके बाद 2023 से 24 के पेपर पे आ गए हैं हम। वोल्टेज एक्सटर्नल दे रखा है, आर दे रखा है, सबका वही यूजुअल मीनिंग है। तो नॉर्मल फार्मूला जो होता है, वोल्टेज अपॉन में इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एडिशन मल्टीप्लाई हो जाता है कैपिटल आर से, ठीक है। उसके बाद द वर्क डन इन ब्रिंगिंग इतना चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी और 9 सेंटीमीटर अवे लेकर आना है, ये चार्ज है। तो Q1 Q2 अपॉन में आर अगर हम कर देते हैं, है ना, Q1 Q2 अपॉन में आर कर देते हैं, तो आंसर हमको मिल जाएगा, जो आंसर हमारा आ जाएगा 8 × 10 की पावर -5, ऑप्शन नंबर ए। Field of an electric dipole in its equatorial plane at its distance from the center is proportional to इक्वेटोरियल प्लेन में डाइपोल का, ठीक है। तो 1/r³ के प्रोपोर्शनल रहता है, ऑप्शन सी। 2 कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटेंस 5 और 10 के, जो कि चार्ज किए गए वोल्टेज 16 और 13 तक। कॉमन पोटेंशियल अगर उसका पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना, कॉमन पोटेंशियल जब भी पूछा जाएगा जब वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तब। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है C1V1 + C2V2 अपॉन में C1 + C2। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 14 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। याद रहे पैरेलल के लिए ये एक फॉर्मूला है। द रेजिस्टिविटी ऑफ पेंटिनोमीटर। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर वाला, ये क्वेश्चन डिलीटेड है हमारे सिलेबस से। अब उसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है, एरिया दे रखा है, करंट दे रखा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है, पर यूनिट लेंथ वो पूछ रहा है, V/L तुमसे पूछ रहा है। तो हम उसके टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है I × ρ/A। तो जो आंसर देगा आपका A। I में जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी अपॉन में A का, ठीक है, ρ/A अगर हम कर देते हैं तो यहाँ से हमको क्या मिल जाती है, V। ये डेंसिटी नहीं है, ये हमारी रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी ये दे रखी है हमको, और I दे रखा है, अपॉन में A एरिया कर देंगे, तो यहाँ से हमको V/L यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाएगा। हीटर को पावर दे रखी है इतनी, हाउ मच एनर्जी इज़ नीडेड टू यूज़ इट इन 10 आवर्स। तो पावर इंटू टाइम ही एनर्जी होता है। 10 आवर्स को क्या कर लो, किलोवाट आवर में ही निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली। 1500 वाट है, 1.5 किलोवाट लिख सकते हैं, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 किलोवाट आंसर आ जाएगा आर में। करेक्ट कौन सा नहीं है, अबाउट 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन। तो इसके लिए ट्रू क्या नहीं है, 2 कंडक्टर्स जो होंगे आपके पैरेलल कंडक्टर्स के लिए क्या चीज़ ट्रू नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। 2 कंडक्टर्स विल रिपेल टू ईच अदर। अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दे एक्चुअली अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये अगर 2 पैरेलल कंडक्टर्स हैं इस तरीके से और
सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दे विल गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर. इस सोडियम लाइट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, तो फ्रिंज विड्थ का क्या हो जाएगा? सोडियम लाइट जो होती है ना वो येलो कलर की होती है, और अगर हम विबग्योर करते हैं तो रेड लाइट इधर जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ती है, इधर जाएंगे तो वेवलेंथ कम होती है, और येलो से रेड की तरफ जाना है वेवलेंथ बढ़ेगी तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा, विड्थ भी. तो ऑप्शन नंबर बी. टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी दे रखी है रेशियो, तो उनका आपको एम्पलीट्यूड बताना है. आई जो होता है डायरेक्टली ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, अंडर रूट निकाल लेंगे, 8/5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा. उसके बाद अ फार साइटेड मैन कैन नॉट फोकस डिस्टिंक्टली ऑन ऑब्जेक्ट्स क्लोजर देन 1 मीटर. व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस दैट विल परमिट हिम टू रीड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर. तो हमको पावर ऑफ द लेंस हमको बताना है. 1/f इज इक्वल्स टू 1/v-1/u लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला. v हमको 100 सेंटीमीटर दे रखा है और u हमको 40 सेंटीमीटर दे रखा है. फोकल लेंथ हमें निकालनी है, दोनों माइनस में लेंगे क्योंकि दोनों ही माइनस में है, और तो आंसर फाइनल हमारा पावर आ जाएगी 1.50, ऑप्शन नंबर ए. अ साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, एक साउंड वेव है जो कि ट्रेवल कर रही है आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ. इन विच डायरेक्शन उसके पार्टिकल जो हैं वो मूव करेंगे? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ही पार्टिकल भी मूव करेंगे. स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है कहाँ? स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है स्टील में मैक्सिमम होती है. अ टू इनपुट नॉर गेट विल हैव अ हाई आउटपुट इफ. सबसे ज़्यादा हाई आउटपुट कब होगा? जब दो इनपुट नॉट्स के दिए जाएंगे तो सिग्नल ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर लो, यानी कि ज़ीरो होंगे. तो दोनों ही इनपुट्स इसके ज़ीरो होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका. जीनर डायोड इज स्पेसिफाइड एज हैविंग ब्रेक डाउन वोल्टेज. वी भी दे रखा है आपको, पावर दे रखा है, पावर डिसिपेशन दे रखा है. व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट इन द डायोड इट कैन हैंडल? तो P इज इक्वल्स टू VI से भी लगा सकते हो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 40 मिली एम्पेयर. व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव विल बी लेफ्ट? ये हमारे सिलेबस से अब डिलीट हो गया है, लेकिन ये BSc ऑनर्स में क्वेश्चन आया था. व्हाट परसेंटेज ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज लेफ्ट आफ्टर 5 hours लाइफ? तो इसका जो आंसर होगा n इज इक्वल्स टू n0 हाफ की पावर में n. ये n ही पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ पूछ रहा है. n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 hour दे रखी है. तो 1/2 की पावर में 5 करेंगे तो 1/32 आएगा, जो कि 3.125% के बराबर होगा. फॉलोइंग आर ट्रू फॉर न्यूक्लियस. इसमें से कौन सा ट्रू है न्यूक्लियस के लिए? न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है ना वो डायरेक्टली आपका R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 हो जाता है. और हमसे कह रहा है अगर टेम्परेचर के टर्म्स में बताना है तो ये हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी. लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन में √3m kBT के बराबर हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, 38 क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेट अ सेकेंड. डी ब्रॉगली वेवलेंथ E1 E2 के टर्म्स में पूछ रहा है. E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा का स्क्वायर. E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर. मतलब अगर E और लेमडा स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे ना 1/λ स्क्वायर का स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है E लेमडा स्क्वायर के, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. इसने पूछा इसी तरीके का क्वेश्चन, देखो हमारा इधर आया है. एनर्जीज ऑफ 2 फोटॉन्स A एंड B, EA एंड EB दे रखे हैं. देयर वेवलेंथ लैम्डा A लैम्डा B दे रखा है. तो यार ये तो सेम क्वेश्चन है हमारा. यहाँ पर ये देखो लैम्डा A अपॉन लैम्डा B है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका. नहीं, अंडर रूट जाएगा, ऑप्शन अंडर रूट जाएगा ना. लेकिन देखो यहाँ पर हमको फोटॉन्स की वेवलेंथ को देखना है. यहाँ जो क्वेश्चन था हमको डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग देखना था.
तो ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ई इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा यहाँ लगेगा। तो दो वेरिएंट हमें देखने को मिल गए। अगर किसी ने वो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग लगा दिया ये वाला तो वो गलत हो जाएगा। ई अगर हम क्या नाम है एच सी बाई लेमडा लिखेंगे तो वो डी ब्रॉगली नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेवलेंथ शॉर्टर देन इतना है। तो बैंड गैप पूछ रहा है, तो वो कैसे निकालते हैं, 1240 को डिवाइड करते हैं लेमडा से, है ना, और 2480 लेमडा दे रखा है हमको, यहाँ से ईजी आ जाएगा जो कि 0.5 ईवी के बराबर आ जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हमें नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम 62 क्वेश्चन देखते हैं तो इसने फोकल लेंथ पूछी है, 1/5 करके निकालेंगे, और 1/5 करके निकालेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगी हमारी 0.2 मीटर। उसके बाद अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं, इसका फोकल लेंथ हमें माइनस में लिखना होगा। इस प्लेस्ड ऑब्जेक्ट रखा गया है, u इज इक्वल्स टू -15 हो जाएगा। u अगर -15 हो गया तो नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ इसकी निकालेंगे तो 63 का आंसर आ जाएगा बी। क्यों? क्योंकि रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज आएगी, क्योंकि फॉर्म्ड बियॉन्ड सी बन रही होगी। और 64 का आंसर देख लेते हैं, अगर लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट अपॉन में ईटा आ जाएगा। 65 होता है सी बाई अंडर रूट रिलेटिव इसकी और रिलेटिव परमेबिलिटी और परमिटिविटी की। क्यों? यहाँ पर v पूछी गई है, जो कि 1/, नहीं लिखेंगे, c/, लिखेंगे, ठीक है। एक देखो m दे रखा है, b दे रखा है, आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, -mb cos 45 लगा दो तो हमारा आंसर आ जाएगा 66 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, -6/√2। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लॉन्ग सोलेनॉइड वो पूछ रहा है, एल लेंथ है एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है μ0 के बराबर। हमको चार्ज दे रखा है प्रोटॉन का, मास दे रखा है प्रोटॉन का, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। तो रेडियस इसने पूछा है, हमें क्या पता है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू mv/क्यूब होता है, mv/क्यूब होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। और हमें पता है इसका भी फॉर्मूला, बी का फॉर्मूला होता है QV/B के बराबर होता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट पर भी, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। दो लेंसेज हैं और फोकल लेंथ दे रखी है, तो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी 1/f1 + 1/f2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात करते हैं 72 क्वेश्चन की, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द नंबर ऑफ होल्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हैं। क्यों बराबर है? इम्प्योरिटी दोनों के में अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जो होते हैं ना पेयर में होते हैं, है ना, तो नंबर ऑफ होल्स इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, होल्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। यहाँ पर हमको दे रखा है सिग्मा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ni जो होता है बराबर होता है सिग्मा अपॉन में E मल्टीप्लाइड टू μE + μP। तो इसको जब पुट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 6.58 मल्टीप्लाइड टू 10⁻21 मीटर इनवर्स क्यूब ए। An electron is accelerated through the potential difference of 100, तो 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन में 10 कर देंगे तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा 1.23 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ऑप्शन बी। 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 आर प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर अपार्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा है कि Q1 Q2/r², इसका फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। इसका जो आंसर आ रहा है 0.216 न्यूटन आएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमको रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टर कनेक्टेड है पैरेलल में दूसरे रेजिस्टर से, कॉम्बिनेशन 12 वोल्टेज दे रखा है, पावर डिसिपिएटेड कितना हो जाएगा V² अपॉन में R कर दो, इसका R और इसका R अपन
अपॉन अपॉन में लगा दो वी स्क्वायर के 144 के, तो जो आंसर आ जाएगा आपका अलग अलग दोनों को लगाने के बाद वो आएगा 9.6 वॉट एंड 14.4 वॉट। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। C1 C2 C3 दे रखे हैं। C1 C2 को सीरीज में रखा गया, मतलब 1/2 + 1/2 किया गया, और C1 और एंड देयर कॉम्बिनेशन को पैरेलल रख दिया गया C3 के, मतलब इन दोनों के 2/2 करा तो 1 हो गया, इसके कॉम्बिनेशन में 4 के साथ रखा गया, तो आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। 4 ये था, 4 में ऐड कर देंगे 1 को तो 5 हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्स पूछा जा रहा है QVB करेंगे ना, इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ऑलमोस्ट सबके आंसर इसमें से ऑप्शन सेम दे रखे हैं, है ना, इसमें ऑप्शन सेम दे रखे हैं ना, ABC, इनमें से कुछ भी आंसर हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2025 का। इसमें हमारा क्या है, रेजिस्टर दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है और कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी दे रखी है हमको। इम्पिडेंस पूछा हुआ है, इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे, √R² + XL - XC, जो भी बड़ा आएगा उसको पहले रख देंगे होल स्क्वायर। XL कैसे निकालेंगे, L × ओमेगा करके। XC कैसे निकालेंगे, 1/C ओमेगा करके, ठीक है। इन दोनों को जब हम करेंगे सॉल्व तो हमारा आंसर आ जाएगा 50.99। कितना आ जाएगा, 50.99 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विद दिस हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं 2020 से लेकर के 2025 तक के, और फिज़िक्स के हमने ये अटेम्प्ट किए हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री के लाएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।